हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वो है टॉर्क, और कुछ क्वेश्चंस इसमें स्लिप के भी हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है मैं उसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला, इसको आप के भी बोल सकते हो, है ना। तो टाउ स्टार्टिंग इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है। और ये आता कैसे है, आप पिछली लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो, है ना। फाई I2 कॉस थीटा 2, है ना। यहाँ से उसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, है ना। इस यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, और फिर फाइनली हमने ये इक्वेशन डिराइव करा था स्टार्टिंग टॉर्क का। तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से मिला, के कांस्टेंट है 3/2π/ns, तो इसको हम कांस्टेंट ही रहने ट्रीट करते हैं के की तरह, ताकि हमें फार्मूला याद करने में आसानी रहे। तो टाउ स्टार्टिंग इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज ध्यान से देखना, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटर के वोल्टेज, रोटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उससे। E2 स्क्वायर स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E2 स्क्वायर के। और अच्छा, अब बात करते हैं रनिंग के केस में। अच्छा, स्टार्टिंग और रनिंग में डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग के टाइम पे जो स्लिप होता है वो 1 होता है ना। आपने स्लिप निकालना सीखा होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग की बात है। रनिंग के केस में जो स्लिप होता है वो 0 से और 1 के बीच में कहीं वेरी करता है ना, रनिंग के केस में, ठीक है। इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, स्लिप जो है 0 से 1 के बीच में कहीं वेरी करता है, ठीक है। तो अब जब रनिंग की बात आएगी तो अब यहाँ पे स्लिप का इफेक्ट आने लगेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था, स्लिप किसको किसको इफेक्ट करता है। स्लिप इफेक्ट करता है ईएमएफ को, रोटर के ईएमएफ को, रोटर की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है, रोटर का जो रिएक्टेंस है उसको भी इफेक्ट करता है, एक्सएल या एक्स2 जो भी आप कह लो। यानी कि E2, F2 और X2, आप ऐसा बोलो X2, इन तीनों को इफेक्ट करता है स्लिप। और भी बहुत से इससे रिलेटेड और भी पैरामीटर्स होंगे, उसको भी इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं देखते रहेंगे। इसका मतलब स्लिप के आने से इंडक्शन मोटर में E2, मतलब ये रोटर का EMF, रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर का रिएक्टेंस, इन सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब अगर स्लिप को हम कंसीडर करें, क्योंकि अब रनिंग रनिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो रनिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लिप टाइम्स स्लिप E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसका हमने बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया सा डेरिवेशन करा हुआ है पिछले लेक्चर में, आप वहां से जाके देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको सिर्फ रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो रनिंग टॉर्क है वो स्लिप टाइम्स E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे जो हमारा रनिंग टॉर्क है वो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ये हमारा टॉर्क है, रनिंग टॉर्क, ठीक है, या स्टार्टिंग टॉर्क, कोई सा भी टॉर्क है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए भाई, यहाँ इस जगह पे ये मैक्सिमम होगा, या हम ऐसा कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो हम बेसिकली उसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? जो चेंज हो रहा है। भाई अगर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। मतलब इसका मतलब हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? जो चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंज कौन हो रहा है? ध्यान से देखो, स्लिप चेंज हो रहा है। यानी कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टॉर्क को, और ये डी है, किसको किसके रिस्पेक्ट में? स्लिप के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए या मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टॉर्क को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप। तो जैसे ही हम टॉर्क को, ये वाले टॉर्क को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप, तो हमें क्या मिलेगा, कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगा कंडीशन? आप डिफरेंशिएट, पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएट करके आपको दिखाया भी हुआ है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप, तो आपको मिलेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। वो क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू SX2। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ध्यान से। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क R2
इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। अच्छा अच्छा, मान लो ये तो हमारा कंडीशन हो गई रनिंग टॉर्क में, मतलब नॉर्मल टॉर्क, ठीक है। जब टॉर्क हमारा मोटर हमारी रन हो रही है उस टाइम पे हम बोलेंगे कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर के रिएक्टेंस के हो जाए तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अब बात आती है कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होगी। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग स्लिप क्या है, एट स्टार्टिंग स्लिप 1 है, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग में अगर स्लिप 1 है तो स्लिप की जगह पे 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो R2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू, यानी कि R2 इंटू एक्स टू, यानी कि ये जो हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन है स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन है। तो इस स्लाइड में अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है और देखा कि वो E2 मतलब वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा हमने देखा कि रनिंग टॉर्क जो है वो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, जो जो पैरामीटर स्लिप से इफेक्ट हो सकते हैं वो हमने देखा। स्लिप से कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट हो सकते हैं, वो हो सकता है रोटर का वोल्टेज, रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर का रिएक्टेंस। इसके अलावा हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में स्लिप 1 होता है और जैसे जैसे हमारा मोटर रन करता है स्लिप 0 से 1 के बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है। अब बात आती है कि अगर टॉर्क का इक्वेशन आ गया तो उसका मैक्सिमम कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे हम टॉर्क को स्लिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी R2 इज इक्वल टू SX2। ये हमने पिछली क्लासेस में करा हुआ है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन करा हुआ है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है, ये तो जनरल कंडीशन हो गई स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या है 1, तो स्लिप की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा उसकी कंडीशन है, R2 इज इक्वल टू x2। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि देखो हमें टॉर्क का इक्वेशन पता चल गया है ना। टॉर्क का इक्वेशन है कुछ, ठीक है, कुछ इक्वेशन है टॉर्क का, ठीक है। अच्छा, टॉर्क की इक्वेशन है हमारे पास और अभी हमने ये पता किया कि किस पॉइंट पे या कौन सी कंडीशन पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो हमें पता चला कि अगर R2 स्लिप टाइम्स x2 हो जाए तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो ये देखो, ये टॉर्क का इक्वेशन है, ठीक है, और ये कंडीशन है। तो क्या हम एक काम करें, यहाँ से कुछ मैनिपुलेट करें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि स्लिप इज इक्वल टू R2 अपॉन में x2 लिख सकते हैं, है ना। अब हमें करना कुछ नहीं है, देखो जो भी हमारा टॉर्क का इक्वेशन है ना, उसमें जहां जहां स्लिप है ना, S E2 स्क्वायर है ना, कुछ ऐसा ही तो है, अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, यही तो है, SX2 का होल स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जहां जहां स्लिप है वहां वहां क्या रख दे, R2 अपॉन में x2, भाई यही तो कंडीशन है। तो इस इक्वेशन में जो टॉर्क इक्वेशन है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करें, पुट कर दें S इज इक्वल टू R2 बाई x2। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि मैक्सिमम जो टॉर्क है वो कितना आ रहा है, जो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम है। K E2 स्क्वायर, ये E2 इंटू E2 है ना, आप थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा। K E2 स्क्वायर अपॉन में 2x, और ये सफिक्स में 2 है ना, ये जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ये सफिक्स में है, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा कि जो अगर हम क्या करें, इस स्लिप को, स्लिप की जो वैल्यू है R2 अपन में x2, यही तो कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क की। तो इसकी अगर स्लिप R2 अपन में x2 टॉर्क वाली इक्वेशन में रख दें तो हमें एक टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन मिल जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, तो अब ये अगर मैक्सिमम टॉर्क है, क्या है, K E2 स्क्वायर अपन में 2x2। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ से जो हमें समझने वाली बात है वो क्या है, क्या मैक्सिमम टॉर्क का जो इक्वेशन है उसमें कहीं R2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से, मैक्सिमम टॉर्क में या मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में रेजिस्टेंस या R2 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मैंने रेजिस्टेंस को, जो रोटर का रेजिस्टेंस है उसको 2 से 4 गुना कर दिया या 4 से 8 गुना कर दिया, तो मैक्सिमम टॉर्क पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको बोलना है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई इफेक्ट, क्योंकि
मैक्सिमम टॉर्क के जो हमारा इक्वेशन आ रहा है उसमें R2 कहीं है ही नहीं है, रेजिस्टेंस है ही नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस से। ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है रोटर के वोल्टेज के स्क्वायर पे और रोटर के रिएक्टेंस पे। रोटर के रिएक्टेंस पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/x2 आएगा, है ना, और E2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो E2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस या R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, रोटर के। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रोटर रिएक्टेंस के, और मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट। आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, है ना, और आप वहाँ पे 2 का 4 गुना, 4 का 8 गुना करके आ जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो पिछली क्लास थी उसकी एक समरी मैंने आपको बता दी, और इसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ। अच्छा, एक चीज और है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज मिले तो आप पहले वीडियो को पॉज करके और खुद ही ट्राई करो, है ना, उसके बाद से फिर उसका सोल्यूशन देखो। इफ द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डबल, रोटर रेजिस्टेंस को वो डबल कर रहा है, ठीक है, रोटर का रेजिस्टेंस डबल कर रहा है, कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, अदर पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा है, देन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर। ध्यान से बच्चा, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम टॉर्क। और अभी हमने क्या पढ़ा है? मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस से। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को डबल नहीं, 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स कर दो, कुछ भी कर दो, मैक्सिमम टॉर्क में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क रिमेन्स सेम। ध्यान से, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप रिंग की मतलब हम यूज करते हैं? तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो 3 होगा, है ना, लेकिन ये गलत है। कैसे? ध्यान से, स्लिप रिंग पूछ रहा है किस मोटर में? स्क्वायरल केज में। आपको पता है स्क्वायरल केज में हम शॉर्ट किससे करते हैं? एंड रिंग से शॉर्ट करते हैं। अलग से हम इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। इसका मतलब हम स्लिप रिंग यूज ही नहीं करेंगे स्क्वायरल केज में। स्लिप रिंग कहाँ यूज होता है? स्लिप रिंग यूज होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, यानी कि नन। हमें जरूरत ही नहीं है स्लिप रिंग की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बिकम इक्वल टू इट्स रोटर रिएक्टेंस। कह रहा है कि जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जा रहा है रोटर के रिएक्टेंस से, R2 इज इक्वल टू X2, इट्स स्टार्टिंग टॉर्क विल बी। अरे तो स्टार्टिंग टॉर्क की यही तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की यही तो कंडीशन है, R2 इज इक्वल टू X2, है ना। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन यही कह रहा है कि R2 इज इक्वल टू X2 है तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा? जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, यूनिटी होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की ही तो कंडीशन है ये स्टार्टिंग टॉर्क की, R2 इज इक्वल टू X2, यानी कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ रोटर सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम एट। कह रहा है कि रिएक्टेंस ऑफ रोटर सर्किट, मतलब X2 के बारे में बात कर रहा है। रोटर का रिएक्टेंस X2, वो कह रहा है कि मैक्सिमम कब होगा। अच्छा एक चीज देखो, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंस था वो कितना था? X2। जब हमारा स्पीड जो क्या रोटर का वो कितना था? 0। अभी मतलब स्टार्ट होने वाला था, तब कितना था? 0। जब NR 0 था उस टाइम पे रोटर का रिएक्टेंस कितना था? X2। अच्छा, अब मान लो NR की कुछ वैल्यू हो गई, NR 0 अब नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। मान लो NR अब नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे जो स्लिप होता था वो क्या होता था? SX2। यही तो हमने पढ़ा है। जब रोटर हमारा रोटेट होने लगता था तो ईएमएफ भी स्लिप टाइम्स हो जाता था, रिएक्टेंस भी स्लिप टाइम्स हो जाता था, और फ्रीक्वेंसी भी स्लिप टाइम हो जाती थी, स्लिप से मल्टीप्लाई हो जाता था। अब एक चीज देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में रिएक्टेंस है X2, और जब हमारा मोटर रन होने लग रहा है तो उस टाइम पे स्लिप उसके साथ मल्टीप्लाई होने, मतलब स्लिप का इफेक्ट आ जा रहा है S इंटू X2। और आपको पता है जो स्लिप है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है इंडक्शन मोटर के लिए। स्लिप जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी स्लिप की? 1। यानी कि आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 1 से आप मल्टीप्लाई करो, लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है, 1 इंटू X2। इसका मतलब
जो रोटर का रिएक्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगा, जब रोटर जो है हमारा वो क्या होगा, स्टैंड स्टिल पे। स्टैंड स्टिल का मतलब अभी बिल्कुल अपनी जगह पे, वो घूम नहीं रहा हो। जब रोटर घूम नहीं रहा होगा उस टाइम पे जो हमारा रिएक्टेंस है वो भी सबसे ज्यादा होगा, ईएमएफ भी सबसे ज्यादा मिलेगा हमें, E2। और जब रोटर रोटेट करने लगेगा तब कितना मिलेगा, SE2, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। इसके अलावा करंट भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे रोटर हमारा रोटेट करने लगेगा स्लिप का इफेक्ट आने लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंस पूछा है, मान लो रिएक्टेंस की जगह ईएमएफ पूछता, तब भी यही ऑप्शन होता है कि रोटर का ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, स्टैंड स्टिल पे। रोटर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, स्टैंड स्टिल पे, है ना। क्योंकि जैसे ही रोटर रोटेट करने लग रहा है उस टाइम पे जो हमारा स्लिप का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट होने लग रहा है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विद द इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करें तो स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या होगा। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया भी था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की जैसा ही काम करता है ना। तो अगर हम प्राइमरी में वोल्टेज बढ़ाएंगे, है ना, तो उसी के रेशियो में क्या होगा, सेकेंडरी में भी वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसा ही तो होगा। तो देखो वो कह रहा है कि हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब E1 बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर E1 बढ़ा रहे हैं, स्टेटर को मैं E1 बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब रोटर का भी वोल्टेज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। ट्रांसफार्मर के हिसाब से सोचो, है ना, इंडक्शन मोटर तो चलो। अच्छा, अब एक चीज देखो, वो कह रहा है कि टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर सिर्फ ईएमएफ की बात करो तो के E2 स्क्वायर अपान में कुछ आता है ना, जेड जेड आता है, के E2। यानी कि अब हमें सिर्फ यहाँ पे ईएमएफ से मतलब है। तो आप ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E2 स्क्वायर के। और भी चीजें होंगी यहाँ पे, के होगा नीचे, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। तो अभी तो हमें सिर्फ वो क्या कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज से मतलब है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रोटर का वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा। अगर रोटर का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब टॉर्क भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इट मीन्स अगर हम इंक्रीज करते हैं सप्लाई वोल्टेज को तो स्टार्टिंग टॉर्क थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, फुल लोड टॉर्क होता है, स्लाइटली मोर देन फुल लोड, लो, निग्लिजिबल। तो निग्लिजिबल तो नहीं होता है क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन जो टॉर्क है वो लो होता है, तभी तो हमें स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका टॉर्क लो है, कम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज हाईएस्ट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इनमें से कौन से मोटर को का जो टॉर्क है वो हाई है। स्लिप रिंग ऑब्वियसली है, स्क्वायरल केज नहीं है, मतलब स्लिप रिंग के कंपेयर में तो नहीं है, बोथ एंड भी तो हो नहीं सकता। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो हाईएस्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। अरे स्टार्टिंग में स्लिप कितनी है, 1, और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या आई थी, R2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2, है ना। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, टॉर्क कहाँ पूछ रहा है, स्टार्टिंग पे, और स्टार्टिंग पे स्लिप क्या है, 1। तो स्लिप 1 रख दो तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X2, यानी कि R इज इक्वल टू X। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, R इज इक्वल टू S X। ठीक है, आई होप। अच्छा, यहाँ पे R2 X2 नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। R का मतलब रोटर का रेजिस्टेंस, X का मतलब रोटर का रिएक्टेंस। ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क R इज इक्वल टू X। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हमने आपने पिछले वाला डिस्कशन देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि R इज इक्वल टू X ही मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एन 8 पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पोल अपने को 8 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50। पोल जो है वो 8 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है रोटर का, कितना दिया हुआ है, एफ आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। ठीक है, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है रोटर की। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लिप बताओ, फुल लोड स्लिप, और उसकी स्पीड बताओ, मोटर की स्पीड बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 और रोटर की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 हर्ट्ज। तो हमने यही तो पढ़ा हुआ है कि
एफ एस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ आर, है ना? यही तो पढ़ा हुआ है। या फिर आप इसको ऐसा भी, अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा हो तो एफ टू डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ टू, यही तो पढ़ा था। एफ टू क्या था यहाँ पे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है। एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस होता है ना? मैं एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ। एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस। एफ टू डैश क्या है? डैश का मतलब क्या था? जब रोटर हमारा रन हो रहा था। और एफ टू क्या था? जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल पे था। तो स्टैंड स्टिल पे जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी थी वही रोटर की फ्रीक्वेंसी, है ना? क्योंकि वहां पे स्लिप क्या था उस टाइम पे? 1 था। तो इसका मतलब एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। तो यहाँ से हम स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप क्या आ जाएगा? एफ आर की वैल्यू कितनी है? 2। और एफ एस कितना है? एफ एस है आपका 50। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.04। तो 0.04 का मतलब 4% की स्लिप है। तो इसमें से दो ऑप्शन तो अपने को दिख रहे हैं, है ना? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 5% वाले। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं कि स्पीड कितनी होगी। किसकी स्पीड? मोटर का। तो मोटर का स्पीड मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एनआर। एनआर निकालने के लिए हमें क्या अभी जरूरत है? स्लिप तो हमें पता है, अभी हमें एनएस निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस। तो हम क्या करें? अब एनएस कैलकुलेट करें। तो एनएस कैलकुलेट कर लेते हैं। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी। तो 120 एफ की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 50 डिवाइड बाई पी है 8। अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी तो 2 दिया हुआ है, 2 और 50 दिया हुआ है। तो देखो एनएस क्या है? स्टेटर, मतलब स्टेटर पे जो फ्लक्स है उसकी स्पीड है ना एनएस। तो हमें स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आ जाएगा, अरे यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 4, ये 60, और ये फिर 2, और ये फिर 30, और ये फिर 15, 15 25 75, 750, 750 आरपीएम आ गया। 750 आरपीएम आ गया। अच्छा, ये हमारा एनएस है। अब एनआर निकालना है। तो आपको अगर इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा हो तो आपको पहले देख के ही पता चल जाएगा यही ऑप्शन होगा, है ना? क्योंकि रोटर तो हमारा 750 से रोटेट नहीं होगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो क्या होता है? स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस। तो आपको सारी वैल्यूज पता है। स्लिप एनएस की जगह पे 750 रख दो, स्लिप की जगह पे 0.04 रख दो। आपको एनआर कैलकुलेट करना है। जब आप एनआर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 720। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट स्पीड ऑफ 1470 आरपीएम। ठीक है, यानी कि एनआर की वैल्यू दिया हुआ है रोटर की स्पीड। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर सर्किट अंडर 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 दिस कंडीशन। मतलब वो रोटर की फ्रीक्वेंसी एफआर पूछ रहा है। कब पूछ रहा है एफआर? जब रोटर कितने पे घूम रहा है? 1470 पे घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ आर निकालना है। एफ आर इज इक्वल टू होता है एस एफ एस, है ना? अब ये हमें चाहिए। इसका एफ एस तो हमें पता है 50 हर्ट्ज है एफ एस। बस हमें कैसे भी करके क्या कैलकुलेट कर लेना है? स्लिप कैलकुलेट करना है। अच्छा, स्लिप होता क्या है? स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर अपान में एन एस। अब बात आती है कि एन आर तो पता है हमें 1470, एन एस नहीं पता है। तो एन एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एन एस जैसे जैसे आप इसके और भी न्यूमेरिकल्स करते जाओगे तो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर 4 पोल की मशीन है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो जो एन एस आएगा वो हमेशा 1500 आएगा, है ना? 1500 आरपीएम ही आएगा। लेकिन चलिए अभी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1500 आरपीएम आ गया। ठीक है, आरपीएम 1500 आरपीएम। ठीक है, तो अब वैल्यूज रख देते हैं। तो हमें स्लिप मिल जाएगी यहाँ से। स्लिप इज इक्वल टू 1500 माइनस 1470 डिवाइड बाई 1500। तो आई थिंक ऊपर आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 1500। यही तो आएगा। इसको माइनस ये सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा शायद 1/50।
यानी कि हमारा स्लिप आ गया 1/50। और आपसे पूछ रहा है एफ आर आपसे पूछ रहा है, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम, स्लिप कितना है 1/50 अभी हमने कैलकुलेट किया, और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 अपान में 50 इंटू 1/50 कितना आ जाएगा 1 हर्ट्ज। यानी कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी आएगी जब हमारा रोटर जो है वो 1470 1470 आरपीएम पे घूम रहा होगा, उस टाइम पे जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1 हर्ट्ज। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा, और ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत मिलेंगे। चलिए, द रोटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज वाउंड रोटर। वाउंड का मतलब मैंने आपको बताया था, वाउंड मतलब वाइंडिंग। वाइंडिंग किस में होती है, स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग, स्लिप रिंग में होती है ना। स्क्वायरल केज में क्या होता है, स्क्वायरल केज में बार्स लगे हुए होते हैं, तो ये स्लिप रिंग है बेसिकली, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का या वाउंड रोटर का जो वाइंडिंग है उसको किस में कनेक्ट करते हैं, स्टार, डेल्टा, ऑब्वियसली स्टार में, तभी वहां से 3 वायर निकलते हैं और फिर 3 स्लिप रिंग की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ये हमने पिछले उसमें डिस्कशन में इसको करा हुआ है कि जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम इन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड द मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा देखो, रोटर का ईएमएफ एक तो E2 है और एक है SE2 जब स्लिप आ जा रहा है, और हमें पता है क्या कि स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और स्लिप 1 कब होता है, स्लिप 1 होता है जब NR क्या है 0। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा हुआ था, वहां पे क्या पूछ रहा था आपसे कि मैक्सिमम रिएक्टेंस बताओ, तो मैक्सिमम रिएक्टेंस भी कहाँ आ रहा था, जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल पे था, जब रोटर रुका हुआ था। क्योंकि देखो मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम सब कुछ मैक्सिमम लगभग लगभग कब मिलेगा, जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल पे है, उस टाइम पे स्लिप 1 है। और जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करने लगा, अब स्लिप स्लिप जो है धीरे धीरे जो है वो कम इफेक्ट उसका आने लगेगा स्लिप का। जैसे जैसे स्लिप का इफेक्ट आएगा वो क्या करेगा, ईएमएफ को भी, रोटर का ईएमएफ भी कम करने लगेगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी कम करने लगेगा, रोटर का करंट भी कम करने लगेगा, यानी रोटर का रिएक्टेंस भी कम करने लगेगा। तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ कब मिलेगा, जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल पे हो। स्टैंड स्टिल मतलब वो घूम नहीं रहा हो, NR0। NR0 का मतलब क्या है, जब वो ब्लॉक हो। हम रोटर को क्या करते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर दें अगर, तो जो हमारा स्पीड है रोटर की वो क्या हो जाएगी 0, और जब स्पीड 0 तो स्लिप 1, और जब स्लिप 1 तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे ईएमएफ की जगह क्या पूछ देता, मैक्सिमम रिएक्टेंस कब होगा, तब भी वो जब ब्लॉक होगा या स्टैंड स्टिल पे होगा। मैक्सिमम करंट कब होगा, वो भी इसी इसी पोजीशन पे होगा, ब्लॉक पे। या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ देता आपसे, तो वो भी इसी इसी कंडीशन पे होगा, ब्लॉक या स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, जब हमारा रोटर रोटेट नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम। कह रहा है कि रिएक्टेंस, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, है ना। रिएक्टेंस ऑफ रोटर सर्किट कब मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंस रिएक्टेंस मैक्सिमम कब होगा, स्टार्टिंग पे, बिल्कुल जब स्टार्ट हो रहा हो, स्टैंड स्टिल पे हो, या फिर ब्लॉक हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग के टाइम पे हमारा मोटर क्या जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिर्फ रिएक्टेंस ही नहीं, फ्रीक्वेंसी भी, ईएमएफ भी, रोटर का, ये सारा रोटर की बात हो रही है। E2 मतलब आप अंडरस्टूड है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अभी जब नेक्स्ट जो एक या दो लेक्चर्स में हम पहुंचेंगे तब मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बताऊंगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा ट्रांसफार्मर और 3 फेज में, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप एक बार उसको सुनो। कह रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट। अच्छा देखो, मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर के केस में कितना होता था, अगर किसी को याद हो तो, ट्रांसफार्मर के केस में मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता था वो 2 to 5% होता था, या 2 to 6% होता था, है ना, कुछ ऐसा ही। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या होता था, देखो जो ट्रांसफार्मर था उसका प्राइमरी यहाँ था और सेकेंडरी यहाँ था, और जो फ्लक्स पास हो रहा था वो इस कोर से पास हो रहा था, और इस कोर की परमिबिलिटी ज्यादा थी। इसका मतलब फ्लक्स यहाँ से यहाँ पास हो जा रहा था, क्योंकि परमिबिलिटी अच्छी है, इसकी रिलक्टेंस कम है, ऑब्वियसली कोर का रिलक्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मैग्नेटाइजिंग करंट कम ड्रॉ करना पड़ता था, आसानी से फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंच जाता था। अब एक चीज समझना, इंडक्शन मोटर कह रहा है, और इंडक्शन मोटर में स्टेटर भी है और रोटर भी है। ठीक है, और स्टेटर पे हमने सप्लाई दिया, यहाँ से फ्लक्स रोटर पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा स्टेटर और रोटर के बीच में है क्या, एयर गैप।
स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, और एयर गैप का रिलक्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा और दोनों कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, ट्रांसफार्मर भी कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है और इंडक्शन मोटर भी कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। इसका मतलब अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा और फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें ज़्यादा करंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये करंट कर क्या रहा है? फ्लक्स बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सी करंट होगी? मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। तो इसका मतलब 100% एक बात तो पक्का है कि ट्रांसफार्मर से तो हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट लेना पड़ेगा सप्लाई से, इंडक्शन मोटर के केस में। अब वो कितना होता है? तो वो होता है 30 टू 40 या 50%, एक राउंड ऑफ ले लो। 30 से 40% होता है, या 30 to 50%। तो ये हमारा इतना सोचो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है। सोचो ये इसका पावर फैक्टर कितना खराब होगा स्टार्टिंग में। बहुत खराब पावर फैक्टर होगा इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर रहा है। मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब इंडक्टिव करंट, मतलब इंडक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा है उस टाइम पे। इसका मतलब क्या होगा? अगर इंडक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसका पावर फैक्टर अच्छा नहीं है। किसके कंपेयर में? ट्रांसफार्मर के कंपेयर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या मतलब होता है, और ये ट्रांसफार्मर से ज़्यादा कैसे होता है, और कितना होता है? 30 to 40 या 30 to 50% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट स्टार्टिंग टॉर्क, a high starting torque can be obtained in a थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई कैसे मिलेगा। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्या था? स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था E2 स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो E2 स्क्वायर R2 अपॉन में वो Z था, है ना, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ऐसा। तो मैंने उसको डायरेक्टली Z लिख दिया। ठीक है, अच्छा, Z का स्क्वायर आएगा सर ना, वो देख लेना यहाँ पे भी, Z इजिकल टू, हाँ, Z का स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो सिर्फ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ना। तो अगर कह रहा है कि रोटर का रिएक्टेंस इंक्रीज करें, तो अगर मान लो रोटर का रिएक्टेंस यही तो होगा कहीं, Z2 = RT² प्लस X2 स्क्वायर। अगर इसको आप इंक्रीज करोगे तो टॉर्क तो कम होने लगेगा। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रिएक्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस कह रहा है डिक्रीज करो, तो अगर रेजिस्टेंस आप डिक्रीज करोगे तो टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग रोटर रेजिस्टेंस, अगर रोटर का रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करें तो टॉर्क इंक्रीज होगा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है ना। यानी कि अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में रियोस्टेट यूज करके अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं स्लिप रिंग के थ्रू, ताकि क्या हो, स्टार्टिंग में हम रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दें और जैसे जैसे हमारा मोटर रन करने लगे धीरे धीरे हम उस रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो हमें रोटर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो ये बहुत आसानी से आपको इसको कवर अप कर लोगे, और ये अंडरस्टूड भी है। अगर आपने स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, अगर ये दोनों मोटर जो आई थिंक शायद 5th या 6th लेक्चर होगा, अगर वो आपने देखा होगा तो आपको ये चीज फिजिकली भी समझ पाओगे, उसका सिग्निफिकेंस, कि रोटर का रेजिस्टेंस हम जब इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कम होने लगता है ना। ये चीज मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। इसी वजह से क्या होता है, हमें पावर ज्यादा मिलती है, पावर ज्यादा मिलती है तो हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है। तो एक बार अगर आप, आई थिंक वो आपने जब यहाँ तक आप आए हो तो वो वाला लेक्चर आपने देख के ही वहाँ यहाँ तक आए हो। चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, स्टार्टिंग टॉर्क थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या है? इंडिपेंडेंट है वोल्टेज से? अरे नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है पीछे, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्टार्टिंग टॉर्क। तो देख लो इसमें कौन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो पीछे वाले इस वाले फार्मूले से आपको दिख रहा होगा, वोल्टेज का स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, कह रहा है कि सप्लाई जो है, सप्लाई वोल्टेज मतलब वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है? 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो रोटर का रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स, जो ईएमएफ है वो भी 2 टाइम्स बढ़ रहा होगा। तो अगर 2 टाइम्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। समझना जरा ध्यान से, कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज कितनी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। तो अगर टू E2 है, E2 अब क्या हो गया? 2E2। भाई पहले E2 था, अभी क्या हो गया? 2E2। ट्रांसफार्मर जैसा ही तो है, टर्न रेशियो, है ना। अगर सप्लाई सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाओगे तो सेकेंडरी साइड का भी वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि सेकेंडरी साइड रोटर का भी जो रेजिस्टेंस है, जो ईएमएफ है वो भी 2 टाइम्स हो गया। अब वो क्या कह रहा है? इसका स्क्वायर होता है, जो टॉर्क होता है वो, जो टॉर्क होता है वो इसका स्क्वायर होता है। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4E2 स्क्वायर। ये तो है, यानी कि
जो हमारा टॉर्क है वो 4 गुना हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, तो वोल्टेज के साथ स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है टॉर्क का। ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क के कंडीशन में, अच्छा रनिंग का मतलब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे स्लिप आ जाएगा, खतरनाक से स्लिप। तो स्लिप का मतलब आपको ध्यान रखना है, आर टू इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एक्स टू। ये हमारी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रनिंग टॉर्क में कब मैक्सिमम रनिंग, कब टॉर्क मैक्सिमम रनिंग होगा, वो होगा आर टू इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एक्स टू। आप देख लो ये वाला आर टू इज इक्वल टू एक्स इंटू एस, ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कैसे फार्मूलाज यूज करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।